नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम मैथ्स पढ़ना शुरू कर रहे हैं, जिसे हम अंकगणित बोलते हैं। और मैथ्स में हमारा पहला चैप्टर होता है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देने जाएंगे तो आपको इस चैप्टर से एक या दो प्रश्न देखने को मिलेंगे। यदि आपने संख्या पद्धति को अच्छे से पढ़ लिया एक बार, तो आपको यहाँ से 2 नंबर मिलने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। तो हम संख्या पद्धति को बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे कि क्या होती है संख्या पद्धति और किस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति को पढ़ने से पहले हमें अंक का ज्ञान होना चाहिए कि संख्या बनी कैसे है और अंक क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें हम अंक की। तो किसी संख्या को व्यक्त करने के लिए हम 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं। कितने संकेतों का प्रयोग करते हैं? 10 संकेतों का प्रयोग करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। तो वह हमारे 10 संकेत कौन कौन से हैं? एक तो 0 और 1 से लेकर 9 तक के जो ये संकेत, इन्हें कहते हैं हम अंक। तो 0 हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये टोटल हमारे 10 संकेत हैं जिन्हें हम अंक कहते हैं। तो अंक कितने प्रकार के होते हैं? अंक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक सार्थक अंक और एक असार्थक अंक। ठीक है, ये अंकों के 2 प्रकार हैं। तो हमारे अंक। ठीक है, इनमें से सार्थक अंक कौन सा है और असार्थक अंक कौन सा है? तो 0 है जो हमारा शून्य है, ये असार्थक अंक है। कौन सा अंक है? असार्थक अंक है। और 1 से लेकर 9 तक के अंक हमारे सार्थक अंक हैं। ठीक है, तो इन संख्याओं से जो भी संख्या बनती है उसे हम संख्यांक कहते हैं। यानी अंकों को हम एक साथ लिखते हैं तब हमारी क्या बनती है? एक संख्या बनती है। तो आपको नीचे यहाँ दिख रहा होगा, ये लिखी हमारी एक संख्या। क्या लिखा है? 207864315। इसे हम कैसे पढ़ते हैं संख्या को? पीछे से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो संख्या को कैसे पढ़ेंगे हम? 20,78,64,315। किसी भी संख्या को हम इसी प्रकार से पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा कि अंक क्या होते हैं और संख्या क्या होती है। क्योंकि संख्या पद्धति का बेसिक हमारा क्लियर होना चाहिए, तभी हमसे बनेगी संख्या पद्धति पूरी और हमें एक या दो प्रश्न जो आते हैं उनके नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं आप किसी भी संख्या में अंकों के मानों की। तो कोई भी संख्या है उसमें अंकों के 2 मान होते हैं। कौन कौन से मान होते हैं अंकों के? तो एक होता है स्थानीय मान और एक होता है जातीय मान। ये हमें लगभग तीसरी क्लास से पढ़ना शुरू हो जाते हैं कि स्थानीय मान क्या है और जातीय मान क्या है। कक्षा 3 से हमें स्थानीय मान और जातीय मान दिए जाते हैं सीखने के लिए। ठीक है, लेकिन क्या होता है, हम उस समय अच्छे से पढ़ नहीं पाते या हमें समझ में नहीं आता है। तो आज हम इसी पर बात करेंगे अभी कि जो स्थानीय मान है और जातीय मान है ये क्या है और इनसे किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं परीक्षा में। तो जातीय मान और स्थानीय मान से मात्र 5 प्रकार के प्रश्न ही आते परीक्षा में, इससे ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं स्थानीय मान और जातीय मान से। तो कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, तो चलिए पहले हम प्रश्न को ही देख लेते हैं। तो एक प्रकार से कैसा प्रश्न बन सकता है? तो संख्या 7,64,035 में 4 का स्थानीय मान ज्ञात करना है। तो हमें इस संख्या में क्या बताना है? 4 का स्थानीय मान बताना है। तो सबसे पहले तो हम संख्या को लिखेंगे 7,6,4,0,3,5। तो हमने संख्या को लिख लिया। संख्या क्या हमारी? 7,64,035 है। अब हमें बताना है 4 का स्थानीय मान।
तो हम 4 का स्थानीय मान कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम संख्या में देखेंगे 4 कहाँ पर लिखा है। तो यहाँ पर ये लिखा है 4, ठीक है। तो जो 4 लिखा, इस 4 के नीचे हम 4 लिख लेंगे, ठीक है। अब 4 के बाद जितने भी अंक हैं, कितने अंक हैं? 1 2 3 अंक हैं। 4 के बाद जितने अंक हैं उतने हम शून्य लिख देंगे। तो हमारा क्या निकल आएगा? 4 का स्थानीय मान निकल आएगा। समझ में आया होगा कि हमने कैसे निकाला स्थानीय मान। तो कोई भी संख्या दी गई होगी आपको, तो उसमें आपको किसी भी अंक का स्थानीय मान बताना होता है। तो इसमें हमें 4 का स्थानीय मान बताना है। तो सबसे पहले हमने देखा कि 4 कहाँ है। तो 4 हमारा यहाँ पर है, और 4 के बाद जितने भी अंक हैं उतने हम शून्य लिख देंगे 4 के बाद। तो 4 के बाद हमारे 3 अंक हैं, तो हमने 4 के बाद 3 शून्य रख दिए। तो जो 4 का स्थानीय मान है क्या हो गया? 4000 हमारा स्थानीय मान हो गया। ऑप्शन बी है हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। एक प्रकार से तो ऐसा प्रश्न बनेगा, और एक प्रकार से कैसा प्रश्न बन सकता है? तो प्रश्न आता है संख्या 7,64,035। हम एक ही संख्या को लेकर चलेंगे, और इस संख्या से किस किस प्रकार से प्रश्न बनेंगे सभी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो संख्या वही रहेगी हमारी 7,64,035। इसमें हमें बताना 3 का जातीय मान ज्ञात करना है कि संख्या में 3 का जातीय मान क्या है। तो जो 7,64,035, इसमें हमें क्या बताना है? 3 का जातीय मान बताना। तो 3 कहाँ लिखा है अपना? ये लिखा है, ठीक है। तो जातीय मान क्या होता है? जो अंक होता है वही उसकी जातीय मान होता है, वही उसकी फेस वैल्यू होती है। जातीय मान को इंग्लिश में फेस वैल्यू बोलते हैं, और स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू बोलते हैं। तो जिस अंक का जातीय मान पूछा जाए कि वही अंक उस अंक का जातीय मान होता है। तो इसमें क्या पूछा इसने? जातीय मान पूछा है। क्या पूछा हमसे कि 3 का जातीय मान क्या है? तो जो 3 ही है इसका सही आंसर होगा। 3 का जातीय मान क्या है? तो 3 है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। और किस प्रकार से प्रश्न बन सकता है वह भी हम देख लेते हैं। तो संख्या हमारी वही रहेगी, ठीक है। क्या? 7,64,035। तो सबसे पहले हम संख्या को लिख लेंगे, 7,64,035 हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या बोला उसने? 6 और 5 के जातीय मान का क्या अंतर है? क्या पूछा इसने? 6 और 5 के जातीय मान का अंतर बताना है। तो 6 जातीय मान, अभी मैंने क्या बताया? तो जो अंक पूछा है वही उसका जातीय मान होगा। तो 6 का जातीय मान क्या होगा? 6 ही होगा 6 का जातीय मान। और 5 का जातीय मान क्या होगा? तो 5 का जातीय मान 5 ही होगा। तो हमें क्या बताना है? अब अंतर बताना है। अंतर आपको पता है अंतर क्या होता है? तो अंतर किसे बोलते हैं? तो घटाना को बोलते हैं अंतर, ठीक है। तो हमें 6 में से 5 घटाना है। कितना घटाना है? 6 में से 5 घटाना है। 6 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा अंतर? 1 आएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। समझ में आया हमने किस प्रकार से इस प्रश्न को हल किया, और उसने प्रश्न में पूछा क्या है हमसे, इसे हमें बहुत अच्छे से समझना है। तो हमारी संख्या तो वही है 7,64,035। अब इसमें हमें 6 और 5 के जातीय मान का अंतर ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो 6 का जातीय मान क्या होगा? 6 ही होगा। 5 का जातीय मान 5 ही होगा। तो अंतर का मतलब क्या होता है? घटाना होता है। तो हमने 6 में से 5 घटा दिए तो हमारा अंतर आ जाएगा। कितना आया? 1 आया। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और अगले प्रकार से किस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। तो संख्या तो हमारी वही है, चल रही है कितनी? 7,64,035, ठीक है। अब इसमें क्या करना है हमें? 6 और 4 के स्थानीय मान का अंतर ज्ञात करना है। अभी उसने क्या बोला था कि जातीय मान का अंतर निकालना है। अब क्या बोल रहा है?
स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। ठीक है, आपको यहाँ अंतर की जगह योग भी पूछ लेगा, तो आपको करना कुछ नहीं, स्थानीय मान जो भी पूछा है, स्थानीय मान पूछा तो स्थानीय मान निकाल लेना है, जाति मान पूछा तो जाति मान निकाल लेना है और उसको जोड़ देना है। लेकिन हमें इस प्रश्न में क्या है, अंतर पूछा है हमसे, तो हम क्या करेंगे, उसका अंतर निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम संख्या लिखेंगे, कितनी है हमारी संख्या, 7,64,035। ठीक है, हमने संख्या को लिख लिया। अब 6 हमारा कहाँ है, तो ये 6 हमारा। ठीक है, तो यहाँ हम 6 का जाति मान स्थानीय मान निकालेंगे और 4 का स्थानीय मान निकालेंगे, और 6 के स्थानीय मान में से 4 का स्थानीय मान घटा देंगे। ठीक है, तो 6 हमारा कहाँ है, ये लिखा है 6, और 6 के बाद कितने अंक हैं, तो 1 2 3 4 अंक हैं। तो 6 के बाद हम कितने जीरो रखेंगे, 4 जीरो रखेंगे, तो हमारा 6 का जो है स्थानीय मान निकल आएगा। तो ये लिखा हमने 6 का स्थानीय मान कितना आया हमारा, 60,000 आएगा हमारा 6 का स्थानीय मान। ठीक है, अब 4 का निकालना, हमें 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 4 का स्थानीय मान हम जैसे 6 का निकाला वैसे ही हम 4 का भी निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम 4 लिखेंगे, ये एक सेकंड में इसको 6,000 को यहाँ साफ कर देता हूँ। ठीक है, तो हमने यहाँ 4 लिखा। अब 4 के बाद कितने अंक हैं, तो 0 3 और 5, ये 3 अंक हैं। तो 4 के बाद हम 3 शून्य लगा देंगे, तो हमारा 4 का स्थानीय मान निकल आएगा। अब हमें क्या अंतर बताना है, तो हम 6,000 जो 60,000 है हमारा, 60,000 में से हम 4,000 को क्या घटा देंगे, तो हमारा क्या आंसर निकल आएगा। तो 60,000 में से 4,000 घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा, 56,000। कितना आएगा, 56,000। तो हमारा बिल्कुल सही आंसर क्या है इसमें, ऑप्शन सी, 56,000 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। समझ में आया होगा आपको ये वाला प्रश्न, तो कैसे हमने हल किया। तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा था उसने, सबसे पहले उसने हमसे स्थानीय मान पूछा था, फिर हमसे जातीय मान पूछा था, फिर उसने जातीय मान का अंतर पूछा था, अब उसने स्थानीय मान का अंतर पूछा है। और कैसे प्रश्न बन सकते हैं, तो आगे भी देख लेते हैं। तो हमारी संख्या तो वही चल रही है, तो संख्या 7,64,035 में 3 के स्थानीय मान और 7 के जातीय मान में क्या अंतर होगा। 3 का स्थानीय मान निकालना है और 7 का जातीय मान निकालना है, और उसमें से हमें घटा देना है। ठीक है, तो संख्या को लिखेंगे सबसे पहले तो 7,64,035, ये हो गई हमारी संख्या। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम स्थानीय मान निकालेंगे, तो 3 हमारा ये रहा 3, और 3 के बाद कितने अंक हैं, तो 1 अंक है, तो हम एक शून्य लगा देंगे, तो ये हो गया हमारा स्थानीय मान। ठीक है, अब और 7 का जातीय मान निकालना है, तो 7 का जातीय मान क्या होगा, 7 ही होगा 7 का जातीय मान। तो अब हमें इनका अंतर निकालना है, तो 30 में से हम 7 घटा देंगे, तो 30 में से 7 घटाएंगे तो 23 आएगा। तो जो 23 आया यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो 3 के स्थानीय मान और 7 के जातीय मान में अंतर कितना आएगा, 23। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या पूछा उसने प्रश्न में हमसे, अंतर अंतर पूछा है। आपसे योग भी पूछ सकता है, गुणा भी पूछ सकता है, तो करना ऐसे ही है। सबसे पहले तो उसका स्थानीय मान निकालना है और उसका जातीय मान निकालना है, फिर आपको क्या कर देना, जो भी पूछा है, अंतर पूछा है तो घटा देना है, जोड़ने को बोला है तो जोड़ देना है। ठीक है, गुणा करने को बोले तो गुणा कर देना है। ठीक है, तो इतने ही प्रकार से बनते हैं जो स्थानीय मान और जातीय मान से प्रश्न। ठीक है, अब चूंकि हम पढ़ रहे संख्या पद्धति, तो संख्या पद्धति में क्या है, हमें जो संख्या है हमारी, उन सभी संख्याओं को भी पढ़ना है कि कौन सी संख्या कैसी क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें संख्याओं के प्रकार पढ़ने की, संख्या होती कितने प्रकार की हैं। तो संख्या बहुत सी प्रकार की हैं, तो हम जितनी भी संख्या हैं उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहली हमारी प्राकृतिक संख्या, कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। अब प्राकृतिक संख्या होती क्या है, तो वे संख्या जिनसे हम वस्तुओं की गणना करते हैं,
क्या करते हैं, जिनसे हम वस्तुओं की गणना करते हैं, वस्तुओं को गिनना शुरू करते हैं। जैसे हम कोई भी वस्तु गिनते हैं तो कहाँ से गिनते हैं, एक से गिनना शुरू करते हैं ना, एक दो तीन हो गया। अपन ऐसा तो शुरू नहीं करते कि जीरो एक दो, ऐसे तो शुरू हम नहीं करते हैं, है ना। तो हम कैसे शुरू करते हैं, एक से गिनना शुरू करते हैं। तो हमारी यही हमारी प्राकृतिक संख्या है, जहाँ जिनसे हम वस्तुओं की गणना करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ तक है, तो एक से शुरू होकर अनंत तक, कहाँ तक, अनंत तक जितनी भी संख्या सभी प्राकृतिक संख्या है। तो हमसे प्राकृतिक संख्याओं से कैसा प्रश्न आता है, ये तो प्रश्न आएगा नहीं कि कौन सी संख्या प्राकृतिक संख्या है। सभी को पता है कि सभी संख्या कैसी है, प्राकृतिक संख्या है, शून्य को छोड़कर। ठीक है, तो पहली प्राकृतिक संख्या कौन सी है, प्रश्न में यही आता है कि पहली प्राकृतिक संख्या कौन सी है। तो पहली प्राकृतिक संख्या एक है, शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं है। शून्य का आविष्कार किया गया था, कहाँ किया गया था, भारत के मध्य प्रदेश एमपी में ही किया गया था इसका शून्य का आविष्कार, और यहीं इसका उपयोग भी किया गया था। ठीक है, यदि आपको पता है कि शून्य का आविष्कार किसने किया था तो आपको हमें कमेंट करके बताना है। ठीक है, और जो सभी प्राकृतिक संख्या हैं कैसी हैं, धनात्मक होती हैं, यानी पॉजिटिव होती हैं। सभी प्राकृतिक संख्याएं नेगेटिव नहीं होती हैं, ऋणात्मक नहीं होती हैं। ठीक है, तो एक से लेकर अनंत तक की जितनी भी संख्या सभी प्राकृतिक संख्या है, और एक हमारी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, सबसे पहली प्राकृतिक संख्या है, और सभी प्राकृतिक संख्याएं धनात्मक होती हैं। ठीक है, तो इतना समझना हमें प्राकृतिक संख्या के बारे में। अगली संख्या है हमारी पूर्ण संख्या। कौन सी, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या है, प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल कर देने से जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्या हैं, ठीक है, उनमें यदि हम शून्य को भी शामिल कर दें तो हमारी क्या है, पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी, पूर्ण संख्या बन जाएंगी। तो हम प्राकृतिक संख्या क्या थी हमारी, एक से लेकर अनंत तक की संख्या प्राकृतिक संख्या थी, और इसमें क्या शून्य को शामिल कर दिया तो पूर्ण संख्या हो गई। तो प्रश्न कैसे आएगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, और पहली पूर्ण संख्या भी है कौन सी, शून्य। ठीक है, सबसे पहली प्राकृतिक संख्या एक है। तो पूर्ण संख्या से इतना ही पूछा जाएगा कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। ठीक है, फिर है अगली संख्या पूर्णांक संख्या है। कौन सी, पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या दो प्रकार की होती हैं, एक तो धन पूर्णांक होती हैं और एक ऋण पूर्णांक होती हैं। तो जो प्राकृतिक संख्या है हमारी, उनके धनात्मक मान धन धन पूर्णांक कहलाते हैं, और उनके ऋणात्मक मान ऋण पूर्णांक कहलाते हैं। जैसे +1, क्या प्लस प्लस ना लिखे आएंगे तो चल जाएगा। ठीक है, धन पूर्णांक क्या होती है हमारी, जो प्राकृतिक संख्या भाई हमारी होती हैं धन पूर्णांक। जैसे एक दो तीन, ये क्या हो गई हमारी धन पूर्णांक संख्या हो गई, एक दो तीन। ठीक है, अब ऋण पूर्णांक संख्या के नाम बोलते हैं हम, तो प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक मान को। तो जैसे यही हो गया -1 -2 -3, ये क्या हो गई हमारी ऋण पूर्णांक संख्या हो गई। ठीक है, तो ये धन पूर्णांक संख्या और ये है ऋण पूर्णांक संख्या। तो शून्य, ये आपको ये वाला नोट्स बहुत अच्छे से याद रखना है, जो तीसरे नंबर वाला ये, कि शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। शून्य के आगे ना तो कभी माइनस लगता है और ना कभी प्लस लगता है शून्य के, कि -0 लिख दिया, +0 लिख दिया। तो शून्य ना तो धनात्मक और ना ही ऋणात्मक है। ठीक है, अगली संख्या हमारी सम संख्या है। तो सम संख्या और विषम संख्याओं के बारे में आप सभी पढ़ रहे होंगे तीसरी क्लास से, कि सम संख्या क्या होती हैं और विषम संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, तो जो भी संख्या होती है अगर उसकी इकाई में, तो इकाई का अंक कौन सा होता है, जैसे कोई संख्या है हमारी, ठीक है, हमने लिखा 345, इसमें क्या है इकाई कौन सा हमारा, लास्ट का पहला अंक हमारा इकाई है। तो इस जिन संख्याओं में इकाई का अंक 0 2 4 6 8, इन
5 अंकों में से कोई एक अंक होता है तो वह हमारी सम संख्या होती है। ठीक है, तो उदाहरण क्या दिख रहा है आपको यहाँ, ये 56, 56 और ये है 7382 और ये 4000। तो आपको इकाई में 6 दिख रहा होगा ये वाला, और यहाँ इकाई में 2 दिख रहा होगा ये, और 0 है इकाई में। तो ये संख्या हमारी कैसी है? सम संख्या है। इसी प्रकार से विषम संख्या है, जिन संख्याओं की इकाई में क्या है 1, 3, 5, 7 और 9 होता है उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। तो आपको यहाँ संख्या लिखी दिख रही होगी। तो एक 87 हो गया, इसमें इकाई अंक 7 है तो ये विषम संख्या है। और 7933 लिखा है, इसमें भी इकाई अंक 3 है तो ये भी एक विषम संख्या है। और इसमें क्या 4999 लिखा हुआ है ना, तो ये इकाई का अंक 9 है इसमें, तो ये भी एक विषम संख्या है। तो ये है विषम संख्या। आपको सभी जितनी भी संख्या सभी के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, फिर अगली हमारी है भाज्य संख्या। कौन सी? भाज्य संख्या क्या होती हैं? तो जिस संख्या के कम से कम 3 गुणनखंड हो। इसमें आपको समझ में नहीं हो क्या बोल रहा है इस पे। जिस संख्या के कम से कम 3 गुणनखंड हो उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 हो गई ये, ठीक है। 4 कैसे है? इसमें चार चार में किस किस का भाग जाएगा? तो कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाना चाहिए 4 में। तो एक तो 1 का भाग जाएगा 4 में, और एक तो 4 का भाग जाएगा कि 1 चौके 4 और 4 एकम 4। ठीक है, और यदि किसी एक संख्या का भाग चला जाए उसमें किसी इनके अलावा, तो वह संख्या कैसी संख्या हो जाएगी? एक भाज्य संख्या हो जाएगी। तो 4 में 2 का भाग भी चला जाएगा, 2 दूनी 4। तो 4 कैसी हो गई? एक हमारी भाज्य संख्या हो गई। इसी प्रकार से क्या है? 12। ठीक है, 12 में किस किस का भाग जाएगा? तो 1 का तो भाग जाएगा, और साथ ही 12 का भाग जाएगा, और इसमें 2 का भी भाग जाएगा, 3 का भी भाग जाएगा, 4 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा। तो इसके तो बहुत सारे गुणनखंड हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 6 गुणनखंड हैं। तो ये भी संख्या 12 है जो हमारी क्या है? भाज्य संख्या है। और इसी प्रकार से 100 है। तो 100 एक भाज्य संख्या है या भाज्य संख्या है, ये हमें निकालने को पूछता है। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या क्या होती है और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, तभी तो हम निकाल पाएंगे कि यह भाज्य है या अभाज्य है। तो हमें 100 को निकालना है कि यह भाज्य है या अभाज्य है। तो इसमें तो 100 का और 1 का भाग जाएगा 100। ठीक है, अब चूंकि यहाँ क्या है पीछे सम संख्या है, क्या है इकाई का अंक क्या है? सम अंक है, 0 है। तो यह कैसी संख्या? एक सम संख्या है। तो ये कैसी है? भाज्य संख्या होगी। इसमें 20 का भी भाग जाएगा, 10 का भी भाग जाएगा, 5 का भी भाग जाएगा, 25 का भी भाग जाएगा, 50 का भी भाग जाएगा। ठीक है, तो इसके भी बहुत सारे गुणनखंड हैं, तो 100 भी एक भाज्य संख्या है। तो जो तीसरा वाला पॉइंट है इसे आपको याद रखना है कि इसमें क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। पूछता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो आप जल्दी जल्दी में क्या है? 2 लगा देते हैं, जबकि 2 कैसी है? भाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें 1 का और 2 का भाग जाता है, इसके 2 ही गुणनखंड हैं, 3 गुणनखंड तो इसके हैं ही नहीं। तो ये कैसी है? एक अभाज्य संख्या है। तो और इसी प्रकार से 3 भी एक अभाज्य संख्या है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है? तो 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। ठीक है, अगली संख्या हमारी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? यदि किसी संख्या के 2 गुणनखंड हैं, 2 से अधिक गुणनखंड नहीं हैं, तो वह संख्या अभाज्य संख्या है। तो पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। आपको यहाँ एक और नोट चौथे नंबर पर नोट करके लिख लेना है कि जो 1 है, 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। ठीक है, जो 1 है अंक है हमारा, वो ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य है। ठीक है, और 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। फिर क्या जैसे करते हैं हम 11। तो 11 में 1 का भाग जाएगा और 11 का भाग जाएगा, और किसी संख्या का भाग नहीं जाएगा। तो हम कैसे किसी भी संख्या में भाग ज्ञात करेंगे? तो हम आगे पढ़ेंगे भाजकता के नियम और अभाज्यता की जांच करना भी सीखेंगे। तो ठीक है, इतना पढ़ना है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बारे में। और अगली
अगली दो संख्या और होती है हमारी। एक तो नाम सुना होगा आपने परिमेय संख्या, क्या सुना होगा? परिमेय संख्या। और एक अपरिमेय संख्या नाम सुना होगा। एक होती है हमारी परिमेय संख्या और एक अपरिमेय होती हैं। तो परिमेय संख्या क्या होती हैं? परिमेय संख्या क्या होती हैं? तो जिन्हें हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। क्या? पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी अंश बटे हर। तो जो ऊपर अंक लिखा होता, ऊपर संख्या लिखी होगी वह हमारी अंश होती है, और जो नीचे लिखी होती है वह हमारी हर होती है। जैसे हमने लिख दिया 3/4, तो ये कैसी हमारी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें अंश भी है और हर भी है। और क्या है ये? अपवन में लिखा हुआ है 3/4 या 3/4। तो 3 हमारा अंश है और 4 हमारा हर है। तो यह एक कैसी है? परिमेय संख्या है। ठीक है। और एक कौन सी संख्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या, इसे अपन पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। कैसे? इसे हम पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। इसे हम सीधा सिंपल में लिखते हैं। जैसे कोई भी संख्या अंडर रूट में लिख देते हैं अपन। कोई भी संख्या जैसे अंडर रूट में लिखी है तो ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है। सीधी संख्या लिखी हुई है तो ये भी पूछे कि परिमेय है या अपरिमेय है, तो आपको अपरिमेय पर टिक लगाना है। यदि पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखी है तो अपरिमेय लगाना है। तो 3 जैसे हमारी अपरिमेय संख्या हो गई। तो एक प्रश्न पूछता है कि जो पाई है, पाई कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? पाई से प्रश्न पूछता ही है। ठीक है, पूछा जाएगा अपरिमेय संख्या से। ऐसा ही प्रश्न पूछता है जिससे आप कन्फ्यूज हो जाएं। तो आप जो पाई है एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या होती है? तो पाई का मान तो कितना होता है आपको पता है? 22/7 होता है पाई का मान। लेकिन इसका ये एक्चुअल मान नहीं है, इसका मान 3 दशमलव कुछ होता है। इसको में अपन भाग देंगे तो 7×3=21 होगा। फिर कितना बचेगा अपना? 1 बचेगा, तो 7×1=7। फिर कितना बचेगा? 3 बचेगा, तो कितना हो? 7×3=10, 3 बचेगा तो 30 हो जाएगा, 7×4=28 हो जाएगा। फिर 2 बचेगा, तो फिर 7×2=14। तो ये क्या है हमारा? ये है पाई का मान। तो ये तो बाई पी बटे क्यू के रूप में नहीं लिखा है, तो इसलिए जो पाई है यह एक अपरिमेय संख्या। पूछता है आपसे पाई किस प्रकार की संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है पाई। तो ठीक है, आज हमने स्थानीय मान और जातीय मान पढ़ा, और सभी संख्या पढ़ी कि कौन कौन सी संख्या कितने प्रकार की होती है और उन संख्याओं से कैसे प्रश्न आ सकते हैं। ठीक है, हम जब भी आगे पढ़ेंगे तो हम भाजकता के नियम भी पढ़ेंगे और संख्याओं की अभाज्यता की जांच करना भी सीखेंगे, क्योंकि जो संख्या पद्धति से बिल्कुल सरल प्रश्न आते हैं। और यदि आपने एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो आपसे सभी प्रश्न बनने लगेंगे। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।